किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशा शर्मा और आज के कृषि दर्शन के इस अंक में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में लगने वाले रतवा रोग के प्रकोप और निदान इस विषय पर। किसान साथियों, आप सभी जानते ही हैं, बात किसानी की हो, बागवानी की हो या किसी व्यापार की हो, जब भी हम अपने लिए रोजगार जुटाते हैं तो किसी ना किसी समस्या, किसी ना किसी मुसीबत से हमें रूबरू होना ही पड़ता है। इसीलिए दूरदर्शन केंद्र शिमला का प्रयास रहता है कि अपने किसानों और बागवानों के लिए ऐसे विषय लेकर आएं जिन विषयों की पूरी जानकारी उन तक पहुंचे और उनको अपनी किसानी बागवानी से उनकी आर्थिकी में सुधार भी आए और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका उचित फायदा लाभ भी उन तक पहुंच पाए। इसीलिए आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती से संबंधित और इसमें लगने वाले गेहूं की फसल में लगने वाले रतुआ रोग से संबंधित। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर चारुलता शर्मा, जो कि ICAR में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, जो कि क्षेत्रीय स्टेशन शिमला में मौजूद है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज की हमारे एक्सपर्ट का, डॉक्टर चारुलता शर्मा। नमस्कार जी। नमस्कार आशा जी। आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जैसे कि आज का हमारा विषय है गेहूं की फसल से संबंधित, तो आपसे जानना चाहते हैं गेहूं में जो रतुआ रोग लगता है वो क्या है, किस तरह से वो पनपता है और उसके कितने रूप हैं? क्या वो एक ही तरह का होता है या बहुत सारे रूपों में वो देखा जाता है? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन केंद्र शिमला का अभिवंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया किसान भाइयों से बातचीत करना और अपनी जो मेरी नॉलेज है उसको साझा करने का जी। और उसके बाद हम आपके सवाल पर आते हैं। गेहूं में लगने वाला जो रतुआ रोग है वो बहुत ही आक्रामक रोग है। जो गेहूं में लगने वाले सभी रोग हैं उनमें से एक बहुत आक्रामक रोग है, जो कि अगर उचित तापमान और उचित उसको कंडीशंस मिले तो गेहूं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और मुख्यतया इस रोग के 3 प्रकार हैं। ये एक कवक रोग है जो कि पक्सीनिया जीनस से पैदा होता है, ये उस कवक का नाम है। और इसके मुख्यतया 3 प्रकार हैं। इसको हम पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ इन नामों से जानते हैं, जो कि किसान आमतौर पर जानते हैं। इसके अलावा इसके लोकल नाम भी हैं, किसान अलग अलग नामों से इसको अपने अपने क्षेत्रों में जानते हैं। जी जी। और इस रोग को जैसे पीला रतुआ है उसका कारक अलग है, काला रतुआ है उसका कारक अलग है, भूरा रतुआ है उसका कारक अलग है। जो पीला रतुआ है उसका जो जनक है वो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस हम उसे बोलते हैं। जो काला रतुआ है उसको हम, जो पीला रतुआ है उसको हम धारी या पत्तीदार रोग भी बोलते हैं, क्योंकि वो धारियों पर, क्योंकि वो जो पौधे की पत्तियां हैं उस पर धारियों की तरह उसका निशान और आकार पाया जाता है। जो भूरा रतुआ है, भूरा रतुआ को हम पत्ती रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो निशान हैं वो पत्तियों पर पाए जाते हैं। मुख्यतया तने पर भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन मुख्यतया ये पत्तियों पर, और भूरे रंग के पस्टूल्स इसमें दिखते हैं, जो कि छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद जो काला रतुआ है, काला रतुआ जो उसके पस्टूल हैं वो उसको हम तना रतुआ भी बोलते हैं आम भाषा में, क्योंकि उसके जो ज्यादातर उसका प्रभाव है वो तना पर मिलता है। और छोटे से लेकर बड़े बड़े पस्टूल, शुरुआती दौर में वो छोटे पस्टूल होते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे से मिलकर बड़े पस्टूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो कि भूरे से काले रंग के होते हैं। और भूरा रतुआ में जो पस्टूल रहते हैं वो नारंगी से भूरे रंग के होते हैं। पीले रतुआ में बिल्कुल हल्दी की तरह पीले पस्टूल पाए जाते हैं। जी। और जी। तो इस तरह से मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 3 ये रूप होते हैं इसके, और तीनों के ही जो लक्षण है, जो पहचान है वो अलग अलग रहती है। और अमूमन जो किसान साथी हैं जो गेहूं की खेती करते हैं उनको इसकी पहचान भी रहती है। जी, आप बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि इसके 3 अलग अलग कारक हैं, 3 अलग अलग जनक हैं। उसी के अनुसार उनकी तापमान जो कंडीशंस है वो अलग रहती हैं, उसी के अनुसार उनकी पहचान भी अलग रहती है, उसी के अनुसार उनका जो दिखावट है, उनकी बनावट है वो भी अलग रहती है। और जो किसान काम करते हैं, किसानों को ज़्यादातर जो आजकल, क्योंकि किसान बहुत जागरूक हो रहा है, तो वो उन तीनों रोगों में पहचान कर सकता है। लेकिन जो हमारे गांवों से और देहात से आने वाले किसान भाई हैं वो इसको रतुआ रोग के नाम से ही जानते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें किसान कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पीला रतुआ में जो है
पत्ती पे पत्ती का धारीदार पीला नजर आएगा पत्ती। जी। तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसमें पत्ती पीली नजर आती है, जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए पौधों में तब भी पीला हो जाता है पत्ता। कुछ वैरायटीज के लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ वैरायटी जैसे PBW343 है, उस वैरायटी में अगर अच्छे से जैसे फॉगी ओस पड़ रही हो लगातार, प्रकाश संश्लेषण ना हो पाए तो पत्तियां पीली नजर आने लगती हैं। जैसे ही सूरज पर्याप्त मात्रा में दिखने लगे तो वो दोबारा से हरी दिखने लगती हैं। उसके अलावा स्टैग्नेशन जो बहुत समय तक अगर पानी खड़ा रहे खेतों में तो उससे भी पत्तियां पीली नजर आने लगती हैं। लेकिन फर्क क्या है किसान भाइयों को, अगर इस बात से ये है कि उसको पहचाने कैसे। जी तो आशा जी, इसको पहचानने के लिए किसान भाई पत्ती को छू कर देखें जी। अगर कोई नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, वाटर स्टैग्नेशन की वजह से या वैरायटी का वो उसका लक्षण है जी, हाँ, तो उस पे आपके हाथों पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें रतवा रोग है तो आपके हाथों में, आपके हाथ पीले हो जाएंगे, बिल्कुल हल्दी की तरह पाउडर चूर्ण आपके हाथों पे लगेगा। आप अगर जो बहुत सीवियर कंडीशन है, रोग बहुत ज्यादा है, आप उसमें से गुजरेंगे, आपके कपड़ों पे पीला पाउडर नजर आएगा। यही पीला रोग का मुख्य कारण है। और ऐसे ही भूरा और काला रतवा में भी इसमें क्या रहता है, चूर्ण नजर आता है, जैसे पीलापन, कालापन या भूरापन, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी कमी के कारण भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, पाउडर आपके हाथों पे और आपके कपड़ों पे लगेगा अगर रतवा रोग है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को भी अगर उनकी गेहूं की फसल में ये रोग आ जाता है तो पहचानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर चारुलता शर्मा ने यहाँ हमें बताया कि अगर आपके हाथों में पीली कोई चीज़ आ जाती है, आपके कपड़ों में इतना ज़्यादा प्रकोप अगर फैल जाता है तो आपके कपड़ों तक में वो पीलापन उसका आ जाएगा, तो आसानी से हमारा किसान इसको पहचान जाएगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे किसान को इस समस्या से जूझना ही ना पड़े, उससे पहले ही वो अवेयर रहे। और आपसे अगला सवाल मैं करूं उससे पहले अपने किसान साथियों को बताना चाहती हूं कि आज का हमारा कृषि दर्शन का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर हमारे किसान साथी आज के इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है उसका समाधान हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, तो आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं, शिमला से बाहर के हमारे जितने भी दर्शक हैं वो 0177 हमारा STD कोड डायल करके हमारा फ़ोन नंबर डायल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2800-177। दूसरा हमारा नंबर है 2800-178। इन नंबर्स के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथी भी बन सकते हैं। डॉक्टर चारू, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन से रूप हैं इसके और कितना कितना प्रभाव रहता है। अब आपसे जानना चाहते हैं किस तापमान में ये फैलता है, मतलब बहुत ज़्यादा, किसके पनपने के क्या कारण रहते हैं, कौन सा टेम्परेचर रहता है? जी आशा जी, ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है मैं कहूँगी, क्योंकि किसान भाइयों को मुख्यतया जो हमारा जो वीट का, हमारा गेहूं का, जहाँ जहाँ पे गेहूं उगाई जाती है, उस हमारे पूरे भारत को 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है गेहूं को उगाने के हिसाब से। नॉर्थन हिल जोन, नॉर्थन वेस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन एंड सदर्न हिल जोन। और जो हमारा हिमाचल है तो वो आशा जी हमारा 2 जोन्स में आता है। हमारा नॉर्दर्न हिल जोन्स में आता है, जो अपर हिमाचल जो पहाड़ी इलाका है वो सब का सब नॉर्दर्न हिल जोन में आएगा। उसके बाद जो नॉर्थन वेस्टर्न प्लेन जोन है, उसके बाद जो हमारा प्लेन, जो हमारा लोअर हिमाचल का सारा एरिया है वो इस जोन में कवर होता है। और आशा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 2 मुख्य जोन हैं जहाँ पर गेहूं का सबसे ज़्यादा पैदावार है और जहाँ पर अधिक से अधिक वैरायटीज़ को रिकमेंडेड जिन 2 जोन्स के लिए बनाई जाती हैं वैरायटीज़। उसके अलावा जो हमारा सेंट्रल जोन है और नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन जोन है, वहाँ पे भी पैदावार अच्छा है, सेंट्रल जोन का पैदावार अच्छा है। अब इस जोन वाइज हमारा टेम्परेचर रहेगा। जो हमारा पहाड़ी इलाका है, जैसे कि शिमला में आजकल खूब ठंड है, प्लेन्स में जैसे हम हरियाणा पंजाब में जाएंगे बहुत गर्मी है, नीचे हम सदर्न हम इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश और मिक्स्ड मौसम रहता है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार ये रोग प्रकोप करता है अपना। जो नॉर्दर्न हिल जोन्स में है और नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन में, वहाँ पे जो सबसे अधिक है वो येलो रस्ट, पीला रतवा, इसका प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि जो पीला रतवा के लिए अनुकूल वातावरण है वो
15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और हमारा जब गेहूं उगाई जाती है इन दोनों जोन्स में, तो जो टेम्परेचर रहता है वो 10 से 15 से 20 इसी 10 से 15 के बीच में ही रहता है। जी। और इस रोग को पनपने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, एक कवक जनित रोग है, एक फंगस जनरेटेड रोग है, तो कवक को पैदा होने के लिए उचित तापमान के साथ साथ उचित पानी, आर्द्रता, मॉइस्चर जिसे हम बोलेंगे, और साथ साथ में उसको एक शेड, ये सभी चीजें चाहिए जी। और डार्क और लाइट कंडीशंस दोनों चाहिए। तो जो हमारा जनवरी, फरवरी और दिसंबर का आखिरी का समय रहता है, जिस समय पर फसल तैयार हो रही होती है, उस समय पे ये रोग सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, क्योंकि तापमान भी अनुकूल रहता है और बाकी सब जो कंडीशंस हैं, हमें उस टाइम पे फॉगी होता है, तो ये सब उस टाइम वातावरण इसके अनुकूल रहता है। और पीला रतवा के लिए जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री के बीच में रहता है। उसके बाद हम बात करें भूरा रतवा की। अब हिल जोन से हम मिडल, जो हमारा भारत है, मध्य भारत, वहां पे आए। अब वहां पे जो तापमान होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तापमान होगा 20 से 25 डिग्री के बीच में, जो जब गेहूं की फसल फरवरी में, जनवरी में होगी। और वहां पे मेनली भूरा रतवा का प्रकोप देखा जाता है, और उसके लिए ये तापमान सबसे अनुकूल तापमान है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो जब भी यहाँ का टेम्परेचर इस फसल के अनुकूल रहेगा, इस रोग के अनुकूल रहेगा, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि गेहूं की ही कुछ ऐसी किस्में हम प्रेफर करें, हमारे किसान साथी लगाएं, जिसमें जो पीला रतवा रोग है या दूसरे ये इसके लक्षण हैं, इसके रूप हैं, वो कम आए? देखिए आशा जी, ये जो किस्मों की बात है, किसान भाइयों को इसी से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कौन सी किस्म, वो कौन सी गेहूं की वैरायटी वो अपने फील्ड में उगा रहे हैं, अपने खेत में लगा रहे हैं। अब सबसे जो सरल, जिसको हम फार्मर फ्रेंडली बोलेंगे, इकोनॉमिकली, जो पैसे जिसमें किसान के सबसे कम, अब किसान को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका खर्च कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। तो इन्हीं कामों के लिए हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, हम इसी कार्य के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा एक अखिल भारतीय एक्रिप जिसे बोलते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन व्हीट एंड बार्ले जी, ये हमारे साथ और 50 सेंटर हैं पूरे भारत में जो काम करते हैं, और वो मेनली वैरायटी डेवलपमेंट, किस्मों का प्रजनन, इसी हमारा जो मुख्य काम रहता है, इसी पर कार्य रहता है। तो अलग अलग हमारी जोन वाइज अलग अलग किस्में हैं, और किसान को सबसे आसान और पैसा जो बचाने वाला है वो यही उपाय है कि वो ऐसी जो रोग प्रतिरोधक जो वैरायटीज हैं, किस्में हैं, वो अपने खेत में उगाए। क्योंकि इस रोग से बचने का मुख्य उपाय यही है कि रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें किसान, क्योंकि उसमें ना किसानों को कोई केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा, ना कोई सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि सबसे सरल उपाय है। गेहूं ही, मतलब वैरायटी का ऐसी का सिलेक्शन करें जो कि रोग से प्रतिरोधक हो। तो हिमाचल के किसान साथियों को कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका चुनाव करना चाहिए? जी आशा जी, मैं हिमाचल, जो जैसे अभी मैंने बताया कि हिमाचल जो है वो 2 हमारे जोन्स में आता है, नॉर्दर्न हिल जोन्स और नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन। इसको हम अलग अलग हमारी किस्में रिकमेंड करते हैं। जैसे नॉर्दर्न हिल जोन के लिए हम HS 375, HS 375, HS 390, HS 507, VL 892, VL 907, ये वैरायटीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा कारगर हैं, जो हिली रीजन के लिए, जो हिमाचल का नॉर्दर्न हिल जोन है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर यही किस्में हैं, जिनकी पैदावार भी अच्छी होती है और ये पीला रतवा प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं ये फसलें। उसके बाद इसके बाद जो आधा हिमाचल आता है, जो प्लेन है, जहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है, वहाँ पे नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए हम DBW 187, हाल ही में कुछ पिछले साल ही हमारे संस्थान ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो हमारा स्थित है, उसने यही हमारे संस्थान ने अभी हाल ही में रिलीज की है DBW 187, जिसको करण वंदना के नाम से भी किसान जानते हैं, और इसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छी पैदावार है। येलो और ब्राउन दोनों के लिए, पीला रतवा और भूरा रतवा दोनों रोगों के लिए ये हमारी जो गेहूं की किस्म है बहुत प्रभावशाली है। उसके अलावा DBW 173, HD 2967, PBW 660, WH 1105, ये कुछ किस्में हैं जो कि किसान भाई चुनाव कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ में ही ये रतवा रोग
से प्रभावशाली हैं, बचाव। डॉक्टर चारू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर हमारे किसान साथी अच्छी किस्मों का चयन करेंगे, ऐसी किस्मों का चयन करेंगे जो कि जिसमें पीला रतुआ रोग है या भूरा रतुआ रोग है, ये कम आते हैं, तो फिर उनको उचित उसका मुनाफा भी मिल पाएगा। लेकिन हमें इसके लिए लगता है कि जो हमारे जितने भी किसान साथी हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो कृषि अनुसंधान के साथ या कृषि वैज्ञानिकों के साथ जुड़े रहें, ताकि उनको उचित जानकारी हो, उनको उस उचित किस्मों के बारे में पता भी हो। अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर हमारे किसान ने किसी ऐसी किस्म का चयन कर लिया है जिससे उसको लगता है कि उसको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उसकी फसल पर इस रतुआ रोग का प्रभाव हो जाता है, तो किस तरह से वो अपनी फसल को बचा सकता है? पहले क्या बचाव के लिए कदम उठा सकता है, और अगर आ जाए तो कैसे निदान कर सकता है रोग से? देखिए आशा जी, अब इसमें आप एक ही सवाल में 2-3 बातें पूछ रही हैं। जी। तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो किसान उचित किस्म का चयन करे जी। वो अगर हमसे स्किप हो गया स्टेप, अब उसके बाद ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जो कि उनके जो उगाई जा रही है ना फसलें, उन्हीं का बीज रखते हैं। जी। जो कि मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगी, आप बीज बाहर से खरीदें, जो रतुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बीज हैं वही खरीदें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पैसे का खर्चा बचाने के लिए, चलो मैं किसान को पैसे का खर्चा बचाना नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो अन्नदाता है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या किसी भी कारण वो सुविधा के कारण की मिल नहीं पाता बीज, अगर घर में से ही बीज उगाता है तो ये रोग जनरेशन पर जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा। और इसका सबसे जो खराब बात है वो ये है कि अगर एक फील्ड में आ गया तो वो जो भी सेंसिटिव वैरायटीज हैं, जो भी ससेप्टेबल, सब पूरे फील्ड्स में मतलब फैल जाएगा, पूरे खेत के खेत खराब कर देगा। और जो इसकी सीवियरिटी है वो इतनी है कि पीला रतुआ 100% नुकसान कर देता है कभी कभी। अगर अनुकूल इसको वातावरण और सभी जो कंडीशंस हैं वो अनुकूल मिले तो पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं इसमें। इसी प्रकार भूरा रतुआ 50% तक ये नुकसान कर सकता है, फसल को नुकसान कर सकता है। और उसके अलावा अब ये स्टेप निकल गया, किसान ने घर में से बीज लगा दिया या कोई ससेप्टेबल वैरायटी का किसान ने चुनाव कर लिया, चलो उसमें हम सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जो बुआई से पहले बीज उपचार जिसे बोलते हैं। हालांकि ये बहुत कम प्रभावशाली मैं बोलूँगी रतुआ रोग के लिए। इसमें सीड ट्रीटमेंट में कुछ एकोडर्मा, इस तरीके की दवाइयों का, संजीवनी जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है, इन दवाइयों का कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है नहीं। तो चलो ये हो गया। उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स में कुछ दवाइयां हैं, जैसे एर्गोन हो गई, एमिस्टार हो गई, एमिस्टार टॉप हो गई, इनका है। लेकिन इसमें भी ये है कि किसान भाई का जो खर्च है वो ज़्यादा होगा। अब तीसरा उपाय ये आता है, जब प्रभाव दिखने लगे, जब रोग ने आपकी फसल को घेर लिया है, अटैक कर लिया है, तब क्या करें? तो मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगी कि समय समय पर अपने खेतों में विजिट करें, समय समय पर अपनी फसल को देखें, और जैसे ही इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं तुरंत जो स्प्रे हैं, कुछ जैसे हमारे पास प्रोपिकोनाजोल है, जिसको टिल्ट के नाम से जानते हैं, जिसको ज़िरोक्स के नाम से, स्कोर के नाम से, कुछ प्रोपिकोनाजोल के हैं, कुछ टेबिकोनाजोल, ये केमिकल है। और इनके जो ट्रेड नेम हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन नामों से मैंने ज़िरोक्स बताया, टिल्ट बताया, टेबिकोनाजोल बताया, इन नामों से, ये स्कोर, इन नामों से दवाइयाँ उपलब्ध हैं हमारे मार्केट में। तो इनका जो उपचार है वो स्प्रे करना है किसान ने, और किस दिशा निर्देशानुसार करना है कि 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में घोलनी है, और एक एकड़ में 150 से 200 लीटर का स्प्रे जाएगा। तो जिस दवाई को आप चुन रहे हैं अपने खेत में स्प्रे करने के लिए, उसकी रिकमेंडेड डोज जरूर देखें, क्योंकि मैं मेरे किसान भाइयों को इस जो बात पे है मैं वो अधिक प्रभाव डालना चाहूंगी। वजह क्या है? अब 1 ml 1 लीटर में डल रहा है, 1 ml आप देखेंगे चने भर जो मात्रा है उतना होता है। अब किसान क्या सोचेगा, इतने से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो 2 डाल देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी दवाइयों के विक्रेता कंपनियां हैं वो गड़बड़ करती हैं। हमारी जो रिकमेंडेशन है वो 1 ml 1 लीटर में है, वो पहले ही उसको 1.5 ml 1 लीटर में
कर देंगे, अपनी बोतल पे छाप के मार्केट में उतार सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो अपना प्रॉफिट चाहिए। चलो बोतल पे तो एग्जैक्ट, क्योंकि वो बहुत सारे चेक पॉइंट्स के बाद मार्केट में आती हैं, वो सही लिखेंगे, लेकिन जो दवाई बेचने वाला है, आप मेरे पास आए, मैं दवाई बेचने वाला मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आपको किसान को यही बोलूंगी 1 ml है, मैं ये बोलूंगी कि इतनी असर नहीं करेगी, आप 1.5 ml डाल देना जी। चलो जी, अब किसान घर में ले गया, अब किसान घर में ले जाके बोलेगा कि 1.5 ml थोड़ी सी है, 2 ml डाल दो जी। अब आप ये देखें कि आपने 1 ml से 1.5 के बाद 2 पे ले गए हैं, उससे आपकी पॉकेट पे तो जो खर्च पड़ रहा है किसान भाइयों वो पड़ ही रहा है, उसके अलावा जो वातावरण का नुकसान हो रहा है, वो जो अनमोल वातावरण है, मैं कहना चाहूंगी, उस पे जो प्रभाव होगा इस दवाई का, वो बहुत ही जो दुष्परिणाम है वो हमें आने वाली जनरेशन्स में पता लगेंगे जी। तो दोनों तरफ से नुकसान है। सबसे जो आसान उपाय है वो प्रतिरोधक जो किस्में हैं उसका चुनाव करना ही है, क्योंकि रतवा रोग का ये है कि आपने एक बार प्रतिरोधक जो किस्म है वो चुन ली, उसके बाद काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जो रतवा रोग हैं उसके नए नए प्रभेद हर 3-4 साल बाद आते रहते हैं। जैसे हम यहाँ जो काम करते हैं, हमारा काम ही यही है, हम जैसे ही रतवा रोग आता है हम फील्ड से सैंपल लाते हैं और चेक करते हैं उनको कि ये कौन सा प्रभेद है जो हमारे पहले से शोध नहीं हुआ है, उनका पता लग जाता है। लेकिन अगर उनमें हमारा एक डिफरेंशियल सेट रहता है जिसको अंतर सेट बोलते हैं, उसमें अलग अलग जीन के हिसाब से हमारी कुछ वैरायटीज हैं, उन पे हम उस प्रभेद को डालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला प्रभेद है। लेकिन अगर उस रिएक्शन में कुछ अलग हमें नजर आता है तो वो अलग प्रभेद के नाम से जाना जाएगा। और इसमें क्या है, चारू, आपने बताया कि आप इस पर लगातार अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, और हर 4 साल के बाद किसान को इसका नया रूप देखने को मिलता है। तो किसान तो इससे अनभिज्ञ है, उसको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपसे इस कार्यक्रम के अंत में हम जानना चाहते हैं, यही संदेश चाहते हैं अपने किसान साथियों के लिए कि वो क्या ऐसा कदम उठाए कि उनको लाभ मिल सके और उनकी जो फसल है वो नष्ट होने से बच सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके नए नए भेद आते रहते हैं, जो प्रतिरोधक किस्में हैं वो ससेप्टेबल होती रहती हैं, वो उनका जो प्रतिरोधकता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नया प्रभेद आ गया। जो रतवा रोग का है वो सबसे जो भयावह इसका परिणाम है वो यही है, क्योंकि हर 3-4 साल बाद जो आज वैरायटी है हमने आज रिकमेंड की है वो 4 साल बाद ससेप्टेबल हो जाएगी। अब किसान सोचेगा कि ये तो प्रतिरोधक है, वो उसको उगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसान भाइयों से यही आवेदन करना चाहूंगी कि वो समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों से जुड़ते रहें, उनके सलाह से वो वैरायटीज का चयन करें। मैं एक नंबर मेरे किसान भाइयों को बताना चाहूंगी, 1800-180-1551। ये जो ऑल इंडिया में हमारा वर्क करता है, 6 to 10 PM ये काम करता है, और इसके अलावा 7 दिन ये आप इस पे सलाह ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सलाह आपको लेनी है इस नंबर पे आप फोन करें जी, और वो आपको एक्सपर्ट से करके इसका निदान बताएंगे जी। आज के इस कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आज के विषय पर आपने हमें दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी गेहूं की फसल में लगने वाले रतुआ रोग के प्रकोप और उससे संबंधित निदान से संबंधी। उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी आपको हमने दी उससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, आप देखते रहिए इसी तरह से हमारे कार्यक्रम। दीजिए अनुमति, नमस्कार।